जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके YouTube चैनल GS बाय मनीष सर पर। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में ग्रंथियों की बात की। ग्रंथियों का एक पार्ट था अंतःस्रावी तंत्र का। ये पार्ट हमारा अधूरा था। आज इस पार्ट में हम इसे कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछे गए थे। दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र में हम आगे बढ़ते हैं पिछले पार्ट से। दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंतःस्रावी तंत्र में कल हमने बात की पीनियल ग्रंथि की। पीनियल ग्रंथि के बाद इसमें नंबर सेकंड ग्लैंड आएगी हमारी, जो हमारे सिर में स्थित होती है। इसे हम नाम देंगे हाइपोथैलेमस का। ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन से पार्ट में स्थित होता है दोस्तों? ये वही सिर वाले भाग में उपस्थित होता है, सिर में पाया जाता है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता देता हूं, हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र दोनों का भाग होता है। तंत्रिका तंत्र, जैसे हम मस्तिष्क की बात करेंगे तो वहां भी एक पार्ट आपको हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। एक ही चीज है दोनों। तो दोस्तों, इसे अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के मध्य सेतु भी बोल दिया जाता है। सेतु का मतलब होता है पुल। सेतु बोल देंगे किसको? हाइपोथैलेमस को। आगे बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, इसे शरीर की हेड मास्टर ग्लैंड नाम दे दिया जाता है। आप या तो इसे हेड मास्टर ग्लैंड बोल दें या इसे फर्स्ट मास्टर ग्लैंड बोल दें। हेड मास्टर या फर्स्ट मास्टर। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? हेड मास्टर या फर्स्ट मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है? आपने एक ग्रंथि का नाम सुना होगा, पीयूष ग्रंथि का। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है हमारी, ये पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोल दिया जाता है। कौन सी ग्लैंड बोल देते हैं? पीयूष को मास्टर। अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उन सभी हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अर्थात ये नियंत्रित करता है किसको? पीयूष को। इसलिए इसे क्या नाम दे दिया हमने? हेड मास्टर ग्रंथि नाम दे दिया। दोस्तों, यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है, इसे मुक्त कारक हार्मोन नाम दे दिया जाता है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा दोस्तों? ये मुक्त कारक। मुक्त कारक का मतलब है कि इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ये स्वयं फ्री है, फ्री फैक्टर हो जाएगा। मुक्त कारक हार्मोन हो गया। काम क्या करती है ये ग्लैंड, या ये हार्मोन जो है ये काम क्या करता है? दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल देते हैं 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअल वैल्यू इसकी 36.9 और 98.464 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है किसका? मुक्त कारक हार्मोन का, यानी कि हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, क्लियर हो गई ये बात। ये सिर में पाई जाती है। सेतु का काम करता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के मध्य कौन? हाइपोथैलेमस। हार्मोन मुक्त कारक होता है, अतः इस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्लैंड बोल देंगे। शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया। इसके बाद मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारी ग्लैंड है वो आती है, जिसे नाम लेंगे हम पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने बात की कि पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब इतना ही नहीं, पीयूष ग्रंथि के और भी कई सारे कार्य होते हैं। ये आपका पीयूष ग्लैंड हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि स्थित होती है वही सिर वाले पार्ट में, सिर में उपस्थित होती है। दोस्तों, इसका भार होता है लगभग 550 मिलीग्राम से 650 मिलीग्राम तक। कितना भार हो जाएगा इसका? 550 से 650 मिलीग्राम। महिलाओं में इसका भार 650 मिलीग्राम
और पुरुषों में इसका भार होता है 550 मिलीग्राम का। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के समान, अर्थात मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे बोल दिया जाएगा? पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है किसको? पीयूष को। यह शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोल दिया जाता है। कौन सी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है इसको? मास्टर ग्रंथि के नाम से। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। अब इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, हालांकि ये दो पार्टों में बटी होती है, एक पार्ट इसका अग्रपाली कहलाता है, एक पार्ट इसका पश्चपाली कहलाता है। दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने। इससे कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। हम यहाँ कुछ हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि इसके मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं। तो नंबर 1 हार्मोन आता है इसका, जिसे ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है। आप इसे ऑक्सीटोसिन बोले, ऑक्सीटोनिन बोले, एक ही बात है। ये आपका ऑक्सीटोनिन हो गया। अच्छा, आपने एक वो देखा है, अपने जो गाय भैंस होते हैं, मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं जो भी दूध देते हैं, ये सभी जानवर जब दूध देते हैं उस समय हम कई बार विषम परिस्थितियों में जब ये हमें दूध नहीं देते तो हम इनको इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। बात करते हैं, यह हार्मोन सामान्यतः मादाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं होगा, अर्थात नरों में नहीं होगा, मादाओं में होगा, सभी में। अब मैं यहाँ बोल दूं महिलाओं में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अर्थात महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, काम क्या होता है? यह प्रजनन के लिए प्रजनन मार्ग को सुलभ बनाता है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन की बात होती है, उस समय जो आपका प्रजनन मार्ग है यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, जिससे कि वो मार्ग लसलसा हो जाता है, चिकना मार्ग प्रदान करता है, अर्थात प्रजनन मार्ग को सुलभ बनाता है। इसलिए इसे प्रजनन का हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन नाम दे दिया जाएगा इसे? प्रजनन का हार्मोन। दूसरी बात, इसे प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। प्यार के नाम से तो आप सभी परिचित हैं। जब एक दूसरे से प्यार की बात होती है उस समय ऑक्सीटोसिन शरीर में स्रावित होता है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, प्यार के समय अगर ग्रंथि की बात करें कि कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है, उस समय एड्रिनल का आपको आंसर पुट करना है। ठीक है, एड्रिनल में मैं और बात करूंगा इसकी। तो इसे प्यार का हार्मोन बोल दिया जाता है, किसको? ऑक्सीटोसिन को। दूसरी कंडीशन, जब प्रसव होता है, अर्थात बच्चे को जब जन्म दिया जाता है, तो प्रसव के समय यह प्रसव में आसानी रखता है, अर्थात प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। क्या काम करता है ये? प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है। अतः इसे प्रसव का हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन नाम दे देंगे हम इसको? प्रसव का हार्मोन। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा बढ़ाता है, जिससे प्रसव होने में आसानी होती है, अतः इसे प्रसव का हार्मोन नाम दे दिया हमने। एक कंडीशन इसके लिए और आती है, अब प्रसव के समय बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। कब स्रावित होता है? बच्चे के जन्म के समय, अतः इसे बर्थ हार्मोन भी बोल दिया जाता है। तो सेकंड नाम क्या हो जाएगा इसका? बर्थ हार्मोन। इसके अलावा भी इसकी कई सारी कंडीशंस हैं। यह फल एवं सब्जियों को पकाने का कार्य करता है। फल एवं सब्जियों को पकाने का कार्य करता है कौन सा हार्मोन? वही ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन का फल और सब्जी पकाने में यूज लिया जाता है। और एक लास्ट एंड फाइनल कंडीशन जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी,
जानवरों से जबरदस्ती दूध निकलवाने के लिए आजकल इस हार्मोन का दुरुपयोग किया जाता है, अर्थात ऑक्सीटोनिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जानवरों से दूध निकलवाने के लिए। तो दोस्तों ये आपकी बात हो गई ऑक्सीटोनिन की। तो आपको ध्यान देना है, ऑक्सीटोनिन सामान्यतः महिलाओं अर्थात मादाओं में होता है, प्रजनन मार्ग को सुलभ बनाता है, इसलिए इसे प्रजनन का हार्मोन बोल दिया जाता है। दूसरा, इसे प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के समय यह स्रावित होता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन नाम दे दिया जाता है। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, इसलिए इसे प्रसव का हार्मोन बोल दिया जाता है। फल एवं सब्जियों को पकाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा जानवरों से जबरदस्ती दूध निकलवाने के लिए आजकल इस हार्मोन का दुरुपयोग किया जाता है। ये आपका एक हार्मोन कंप्लीट हो गया, पीयूष ग्रंथि। अगर किसी को कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर आपके सामने रखेंगे। अब दूसरा हार्मोन आता है पीयूष ग्रंथि का, उसकी मैं बात करूं। ये हार्मोन आप छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। पता है किसी को कौन से हार्मोन की मैं बात करने वाला हूं? मैं उसी हार्मोन की बात करने वाला हूं जिसमें व्यक्ति की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है और कोई व्यक्ति बहुत बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो दोस्तों उस हार्मोन को हम नाम देंगे उस हार्मोन को हम नाम देंगे GH या STH हार्मोन। G का मतलब यहां होगा ग्रोथ हार्मोन और STH का मतलब होगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये आपका हो गया सोमेटोट्रोपिक और ये आपका हो गया GH। इस हार्मोन को वृद्धिकारी हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन नाम दे देंगे हम इसको? वृद्धि हार्मोन। अब देखिएगा, यहां से एक प्रश्न मैंने पीछे देखा था, एक एग्जाम में आया था, किसी ने क्लास में मुझसे पुटअप भी किया था कि वृद्धि हार्मोन के नाम से वृद्धिकारी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल हो गया यहाँ कि ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, बिल्कुल फैक्ट है। तो वृद्धिकारी ग्रंथि कौन सी होगी फिर? तो यहाँ वृद्धिकारी ग्रंथि हो जाएगी हमारे पास पीयूष, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए वृद्धिकारी ग्रंथि हम किसे बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे। अब बात करते हैं इस हार्मोन की। इस हार्मोन की यदि अधिकता होती है, यदि कमी होती है तो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूं एक बच्चे में। यदि एक बच्चे में इस हार्मोन की अधिकता होती है, कौन से वाले की? GH की। ये मैंने यहां लिख दिया अधिकता। अब अधिकता होगी तो क्या होगा? उसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी, मतलब उसका शरीर कैसा हो जाएगा? विशालकाय। अब देखिएगा, मुझे यहाँ एक प्रश्न फिर से दिमाग में आया कि हड्डियों की लंबाई को कौन बढ़ाता है? हड्डियों की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है GH हार्मोन। शरीर का आकार, हड्डियों की लंबाई को कंट्रोल करने का काम होता है GH का, STH का। ठीक है, तो विशालकाय हो जाएगा, जिसे हम जॉइंटिज्म भी बोल सकते हैं। जॉइंटिज्म, दैत्याकार। दूसरा, यदि हो जाती है इस हार्मोन की कमी तो शरीर रह जाता है बौना, जिसे हम नाम दे देते हैं बौनापन का, जिसे हम बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म। क्या नाम दे देंगे इसको? ड्वार्फिज्म। ये आपकी दो डिजीज तो हो गई बच्चों में, ये हमने अच्छे से पढ़ रखी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस हार्मोन की वजह से वयस्कों में भी बीमारी होती है। अब वयस्कों में इसकी कमी और अधिकता से जो डिजीज होती हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। मैंने यहां लिखा अधिकता और मैंने यहां लिखा कमी। तो वयस्कों में GH हार्मोन की अधिकता से रोग हो जाता है।
अग्रायतिकायता। हिंदी में मैंने इसको नाम क्या दिया, अग्रायतिकायता, यानी कि एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली ये हो गया आपका अग्रायतिकायता। यदि हो जाती है इसकी कमी तो इसे हम नाम दे देंगे क्या, साइमंड। साइमंड नामक रोग हो जाता है, इंग्लिश वही रहेगी इसकी, साइमंड। अब देखिए, आप बोलेंगे कि ये हमारे समझ में आ गया विशालकाय क्या होता है, बौनापन क्या होता है। बहुत अधिक लंबा हो गया विशालकाय, बहुत छोटा रह गया बौनापन। बात करें अग्रायतिकायता की, ये कौन सी बीमारी आ गई, मैं बता देता हूं ये कौन सी बीमारी है। इस रोग में चेहरे की अस्थियां विकृत हो जाती हैं। क्या होता है इस रोग में, चेहरे की अस्थियां विकृत हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे भाई विकृत का मतलब क्या है। विकृत का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की नाक टेढ़ी हो जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो अस्थियां विकृत होती हैं तभी तो चेहरा टेढ़ा हो जाएगा उनका। अच्छा, ये वाली डिजीज वयस्कों में होती है। आपने कई बार देखा होगा, ये सुना होगा कि भाई किसी को पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस जिससे चेहरा टेढ़ा हो गया हम उसे पैरालिसिस नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैरालिसिस नहीं है, वो क्या है, अग्रायतिकायता है। उसे हम लकवा नहीं बोलेंगे, उसे हम अग्रायतिकायता, एक्रोमिगेली बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस जो है ना वो बॉडी के एक संपूर्ण पार्ट में होता है, या तो राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड, मतलब बॉडी का पूरा एक पार्ट डैमेज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जबकि साइमंड नामक रोग में क्या होता है, ये बहुत अजीब बीमारी है, ये नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो हम देख लेंगे। देखिएगा, इस रोग में जवानी में बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे बुढ़ापे के लक्षण आए? कोई नहीं चाहेगा। बुढ़ापे के लक्षण प्रतीत होने लग जाते हैं कौन से रोग में, साइमंड नामक रोग में। तो दोस्तों, ये आपका सेकंड हार्मोन हो गया पीयूष ग्रंथि का, जिसे हमने GH या STH हार्मोन नाम दिया। बताइएगा किसी को कोई समस्या है तो? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होगी किसी को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। GH के बाद इसका एक हार्मोन और आता है जिसे हम नाम देंगे TSH हार्मोन। TSH, FSH, ये कुछ हार्मोन्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, तो उस नियंत्रण के लिए ये दोनों हार्मोन्स काम करेंगे। मैं बता देता हूँ किस प्रकार से काम करेंगे। तो मैंने नंबर थर्ड हार्मोन लिया TSH। नाम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया आपका STH। अब मैं इस TSH की बात करूँ, STH नहीं। TSH की जब हम बात कर रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग की, तो इस शब्द को पकड़िएगा आप थायराइड में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे नियंत्रित करने का काम करता है TSH। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन हो गया? थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन को नियंत्रित करने का काम करता है कौन सा हार्मोन? TSH। एक हार्मोन इसका और हो जाएगा जिसे हम नाम देंगे FSH। इसे बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए इसका काम FSH। ये वाला हार्मोन जनन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जनन ग्रंथियों से
जो हार्मोन स्रावित होता है उनको कंट्रोल करेगा। अब जनन ग्रंथि कौन कौन सी हैं? एक जनन ग्रंथि तो होती है अंडाशय जो महिलाओं में पाई जाती है, और एक जनन ग्रंथि होती है आपकी वृषण टेस्टिस। तो इन दोनों ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होता है उन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? FSH। बताओ कोई दिक्कत? अब आप बोलेंगे इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसकी बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ग्रंथि वापस से आने वाली। एक यहां से मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट हार्मोन की मैं और बात कर लेता हूं, जिसे हम नाम देंगे नंबर 5। वैसोप्रेसिन का नाम आपने सुना होगा। वैसोप्रेसिन बोले आप इसे, या ADH बोले। कौन सा हार्मोन हो गया? ADH या वैसोप्रेसिन। इसे बोलेंगे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये आपका एंटी डाईयूरेटिक हो गया। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन की, तो ये वाला हार्मोन क्या काम करता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो आपके वृक्क होते किडनी, वृक्कों में उत्सर्जन की एक छोटी इकाई होती है, मतलब इसे वृक्कों की छोटी इकाई भी नाम दे दिया जाता है, जिसे नेफ्रॉन या वृक्काणु बोल दिया जाता है। तो नेफ्रॉन से जो नेफ्रॉन से जो मूत्र का उत्सर्जन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? वैसोप्रेसिन। तो नेफ्रॉन को कंट्रोल करने का बोलो या मूत्र उत्सर्जन का कार्य बोलो, किसका रहेगा? वैसोप्रेसिन का रहेगा। इसलिए इसे ADH या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोल देते हैं। यदि इस हार्मोन की अधिकता होती है तो उस स्थिति में नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, या ऐसे बोले कम कर देते हैं। उस स्थिति में बहुमूत्रता नामक रोग हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अब 1.5 लीटर की वैल्यू अगर हम देखें, ये ADH हार्मोन काम करता है तब ये वाली कंडीशन होती है। यदि ADH काम नहीं करेगा तो उसे बहुमूत्रता नामक रोग हो जाएगा, पॉलीयूरेमिया। इस रोग में क्या होगा? उसके मूत्र उत्सर्जन की क्रियाविधि बढ़ जाएगी, मतलब 10 से 15 गुना अधिक मूत्र का उत्सर्जन करेगा। कब? जब वैसोप्रेसिन काम नहीं करेगा। तो ये आपके कुछ हार्मोन्स हो गए, कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। तो दोस्तों ये आपको कवर करने, पीयूष ग्रंथि मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब अगली ग्रंथि की। अगली ग्रंथि पाई जाएगी कहां? हमारे गले में। गले वाली ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो 2 ग्रंथियां गले में होती हैं। एक ग्रंथि को हम थायराइड नाम देते हैं और दूसरी ग्रंथि को हम नाम देते हैं पैराथायराइड। तो सबसे पहले मैं थायराइड की बात कर लेता हूं। दोस्तों यह बहुत सारी चीज हम वो पढ़ने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो देखते हैं थायराइड। नंबर 4 थायराइड। थायराइड के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों को थायराइड होता है, T3 T4 कई टाइप का। अच्छा, यह ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है। इसका आकार अंग्रेजी के H के समान होता है, हालांकि इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से। अब ये H जैसा शेप हो गया, ठीक है। इसकी पालियों में पैराथायराइड स्थित होती है। किसकी पालियों में? थायराइड की पालियों में, पीछे की ओर। ये पीछे की ओर आपकी पैराथायराइड होगी। इसकी जो 2 पाली हैं, 2 पालियों में विभक्त है ये। इसकी दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना को हम स्थेमस नाम देते हैं।
थायराइड की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? इस्थेमस। ठीक है, थायराइड की सुरक्षा के लिए ये जो आपकी सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं, ये श्वसन नली को घेर के रखते हैं, यहीं पाया जाता है आपका थायराइड। ठीक है, यहाँ गले में लैरिंग्स भी होते हैं, जो स्वर यंत्र होता है हमारा, जो हमारी वोकैब निकलती है, मतलब जो आवाज निकलती है, स्वर निकलता है, उससे लैरिंग्स बोलते हैं, वो लैरिंग्स का काम होता है। अच्छा, इस ग्रंथि को शरीर की आत्मघाती ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आत्मघाती ग्रंथि, यानी कि टेम्पो ऑफ लाइफ, टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से जानेंगे हम कौन सी ग्लैंड को? थायराइड। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं और आगे होता क्या है। आपने सुना होगा कि थायराइड की जब कमी होती है, थायरॉक्सिन बोल दीजिएगा, हार्मोन की मैं अभी बात करूंगा, तो उस समय गला सूज के लटक जाता है, जिसे गलगंड या घेंगा नाम हम देते हैं। तो उस गलगंड या घेंगा से जो श्वसन नली है उसके पिचकने की संभावना होती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? आत्मघाती ग्रंथि। यह ग्रंथि शरीर का बीएमआर कंट्रोल करती है। बीएमआर नियंत्रित करने का काम होता है कौन सी ग्रंथि का? थायराइड ग्रंथि का। बीएमआर का मतलब है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, आधारीय उपापचयी दर। आधारीय उपापचय दर को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? थायराइड। इस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक हार्मोन कैल्सीटोनिन होगा और दूसरा हार्मोन थायरॉक्सिन होगा। कैल्सीटोनिन और नंबर सेकंड थायरॉक्सिन। दोनों का काम देखते हैं, दोनों का काम क्या है? ये थायरॉक्सिन और ये कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम को एकत्रित करना। अब कैल्शियम को एकत्रित कहाँ करता है? ये हड्डियों में कैल्शियम को एकत्रित करने का काम करता है कौन? कैल्सीटोनिन। यदि कैल्सीटोनिन की कमी होती है तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आपकी हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाएंगी। भंगुर का मतलब है बहुत जल्द टूट जाएंगी। बात करूं मैं मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट हार्मोन इसका, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है इसके निर्माण में आयोडीन सहायक होता है। इसका निर्माण किसकी सहायता से होता है? आयोडीन की सहायता से। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जो नमक खाना चाहिए हमें, वो कैसा खाना चाहिए? आयोडीन युक्त। अब आयोडीन की यदि कमी होगी तो कमी किसकी होगी? थायरॉक्सिन की। और थायरॉक्सिन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि सूजने लग जाएगी। अच्छा, अब मैं यही लिख देता हूं कि कमी से एक रोग होता है गलगंड, घेंगा या गाइटर। गाइटर बोल दीजिएगा, गलगंड बोल दीजिएगा, घेंगा बोल दीजिएगा। आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की भी कमी होगी। अच्छा, दूसरी बात, लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता आती है कौन से हार्मोन से? थायरॉक्सिन से। तो लैंगिक परिपक्वता लाने का काम होता है कौन से हार्मोन का? थायरॉक्सिन का। कहने का मतलब ये कि यदि बच्चों में कमी रह जाती है थायरॉक्सिन की, तो उस स्थिति में उनका लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। साथ ही ये बीएमआर रेट जो है ये अनियंत्रित हो जाएगा। बीएमआर अनकंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया बीएमआर अनकंट्रोल। इसके अलावा महिलाओं में यह हार्मोन रज चक्र को नियंत्रित करता है। यदि थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एमसी जिसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है, मासिक धर्म भी बोल देते हैं इसको, तो इस रज चक्र को नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है? थायरॉक्सिन का। क्लियर हो गई कंडीशन? तो कमी नहीं होनी चाहिए इसकी, बहुत सारे काम हो गए इसके। दूसरी बात, जो पहाड़ी स्थानों पर लोग रहते हैं,
पहाड़ी स्थानों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांशतः जो लोग होते हैं उनमें थायरॉक्सिन की कमी होती है, अतः उनको गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। जहां तक मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को कोई समस्या होगी। ये आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। अगर आप और आगे इसमें देखना चाहें तो यहां से एक बीमारी और होती है थायराइड की वजह से। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उस रोग को नाम दिया जाता है मिक्सीडीमा। क्या नाम दे देंगे? मिक्सीडीमा, या फिर इसे गुल्ल का रोग भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देंगे इसको? गुल्ल का। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया किसका? थायराइड का। थायराइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड आएगी जिसे हम नाम देंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। पैराथायराइड का काम क्या होता है? दोस्तों बहुत छोटा छोटा सा काम है, आप आसानी से इनको ध्यान रख सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैंने नेक्स्ट ग्लैंड की बात की, पैराथायराइड। ये हो गया पैराथायराइड। कहाँ पाई जाती है? गले में। जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे की ओर पालियों में स्थित होती है। संख्या में कितनी होती है ये? तो दोस्तों संख्या में ये होती है कितनी? 4। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे आप पीटीएच हार्मोन बोल सकते हैं या फिर इसे पैराथार्मोन बोल सकते हैं या पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। पीटीएच बोलो, पैराथार्मोन बोल दीजिएगा। काम देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। ये वाला हार्मोन विटामिन डी की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? विटामिन डी की तरह कार्य करता है, अतः इसे विटामिन का हार्मोन भी कहा जाता है। क्या नाम दे दिया हमने इसको? विटामिन हार्मोन नाम दे दिया। ये हो गया आपका विटामिन का हार्मोन। कौन सा? पीटीएच। अब बोलेंगे विटामिन का हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, कैसे काम करता है? अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूं, देखिए कैसे करता है। विटामिन डी से हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं। सेम वर्क प्रोसेस इसका होता है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या काम होगा इसका? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? पीटीएच। अर्थात रक्त में तो कैल्शियम की मात्रा में करता है वृद्धि और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा में करता है कमी। हड्डियों में ला देगा कैल्शियम की कमी। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, हड्डियों में हमेशा कैल्शियम कम होना चाहिए बजाय किसके? ब्लड के। कैल्शियम की मात्रा कहाँ अधिक होनी चाहिए? ब्लड में होनी चाहिए, ना कि हड्डियों में। अब आप बोलेंगे अभी 2 मिनट पहले आपने कैल्सीटोनिन जब हमें पढ़ाया तो हमें बोला था कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। तो कैल्सीटोनिन के विपरीत जो हार्मोन काम करेगा वो कौन सा होगा? पीटीएच। पीटीएच कैल्सीटोनिन के विपरीत कार्य करता है। कैल्सीटोनिन के विपरीत करता है। ये बात हो गई। विपरीत काम करने की जरूरत इसलिए ये हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे ही ये पीटीएच काम करेगा तो ये हड्डियों में कैल्शियम की वृद्धि नहीं होने देगा, जिससे कि आपका सर्कुलेशन चलता रहेगा, क्योंकि कैल्शियम तो हमें हड्डियों में भी चाहिए होता है। ये छोटा सा पार्ट हुआ पैराथायराइड का। ऐसी ही 1-2 ग्रंथियां हमारे पास और बचती हैं। बात करता हूं मैं उन सभी ग्रंथियों की। नेक्स्ट ग्रंथि आती है हमारी जिसे हम नाम देंगे थाइमस। दोस्तों अब तो बहुत सिंपल सी बची है, बहुत छोटी सी हैं, बस 2 मिनट में हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस। ये कहां पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि छाती में होती है या बोले वक्ष में होती है, हृदय के पास।
तो हार्ट के पास स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? थाइमस। यह ग्रंथि बच्चों में होती है सक्रिय, यह ग्रंथि बच्चों में सक्रिय होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ यह होने लग जाती है कमजोर, मतलब घटने लग जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह कमजोर हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही हम वयस्क अवस्था तक जाएंगे ये सक्रिय रहेगी, जैसे ही हम वृद्धावस्था की ओर पहुंचेंगे यह ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय होने का मतलब है कि एक धागे के रूप में शेष बचती है, काम करना कर देती है बंद। पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा, बहुत कम कार्य करेगी। यदि अवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो बंद भी हो जाएगा। अच्छा, वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, ठीक है। इसलिए इसे जरा ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि नाम दे देंगे इसको? जरा ग्रंथि। जरा का मतलब होता है वृद्ध, अर्थात यह ग्रंथि जरा अवस्था को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जरा अवस्था को, वृद्धावस्था। अब आप बोलेंगे कैसे प्रभावित कर रही है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। मैं अभी बता दे रहा हूं कि ये किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए, थाइमस जो होता है, यहाँ WBC का परिपक्वन होता है। WBC का परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस में। कई सारे पार्ट है परिपक्वन के लिए, प्लीहा में भी होता है, थाइमस में भी होता है, टॉन्सिल में भी होता है। इसके अलावा आपका बोन मैरो तो होता ही है। तो WBC के परिपक्वन का काम करता है कौन? थाइमस। आप बोलेंगे इसका हार्मोन कौन सा है, हमें हार्मोन तो बता दीजिए। तो इसका हार्मोन हो जाएगा थाइमोसिन। थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो WBC के परिपक्वन का कार्य करता है। अब बोले कहाँ होता है WBC का परिपक्वन? थाइमस में होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ग्रंथि हो गई निष्क्रिय, एक धागे के रूप में बची। जरा अवस्था को प्रभावित कैसे कर रही है? काम नहीं करेगी, तो WBC का परिपक्वन बाधित हो जाएगा। और WBC का परिपक्वन जब बाधित हो जाएगा तो उस स्थिति में WBC एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। आप सभी जानते हैं ना कि WBC का काम क्या है? प्रतिरक्षी निर्माण का। तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाएगा? कमजोर। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक बीमार बना रहता है, लगातार बीमार रहता है, क्योंकि WBC परिपक्व नहीं होती, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, काम करना कम कर देगा। ये आपका छोटा सा पार्ट था इसका। अब यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न यदि देखने को मिलते हैं किसी ग्रंथि से, उस ग्रंथि की मैं बात कर लेता हूं जिसे जाना जाता है एड्रिनल के नाम से। तो नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारी, जिसे बोलेंगे हम एड्रिनल। ये आपका ग्लैंड हो जाएगा नेक्स्ट एड्रिनल। इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अधिवृक्क के नाम से। ये वाली जो ग्रंथि है आपकी एड्रिनल, ये वृक्कों की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है ये? वृक्कों की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। ठीक है भाई, वृक्कों की ऊपरी सतह पर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संख्या में कितनी होती है ये? एक जोड़ी। संख्या में कितनी हो गई? एक जोड़ी, मतलब 2 पाई जाती है। अच्छा, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसका एक हार्मोन है जिसे मैंने नाम दिया एड्रीनलिन। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बलकुट और एक होता है कॉर्टेक्स। जैसे कि मैंने ये 2 पार्ट बना दिए। ये तो आपका हो गया कॉर्टेक्स, मेड्यूला,
या मध्यांश, और ये हो गया बलकुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये वाला जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये मध्यांश भाग से स्रावित होता है। कौन से भाग से स्रावित होगा? मेड्यूला भाग से। किसके? एड्रेनल के। अब एड्रेनलिन के ही सारे वर्ग होते हैं अधिकांशतः, और जो जो नाम हम एड्रेनलिन हार्मोन को देंगे वही सारे नाम किसके होंगे? एड्रेनल। यह ग्रंथि संकट की स्थिति में संकट से सामना करने के लिए प्रेरित करती है, अतः इसे संकट मोचन ग्रंथि या इसे संकट मोचन हार्मोन कह दिया जाता है। यदि ग्रंथि की बात आती है तो संकट मोचन ग्रंथि, हार्मोन की बात आती है तो संकट मोचन हार्मोन। अर्थात आपात की स्थिति में यह ग्रंथि काम करना शुरू कर देती है, अतः इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। मैंने दूसरा नाम इसे दिया आपातकालीन ग्रंथि। बात एक ही है, किसी भी नाम से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, भय, क्रोध, उत्तेजना के समय यह हार्मोन सक्रिय होता है। कौन सी स्थिति में? भय, क्रोध, उत्तेजना के समय। अर्थात एड्रिनल ग्रंथि कब काम करती है? यदि आपको डर लगता है, आपको क्रोध आता है, उत्तेजना होती है, उस समय ये काम करती है। एक धावक जब दौड़ता है, एक खिलाड़ी जब खेलता है, तो उनके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एड्रेनलिन। मतलब इन सारी स्थितियों में ये हार्मोन काम करता है, तो इन सबका हार्मोन भी बोलेंगे हम इसे। तो क्यों ना मैं इसे 3F हार्मोन नाम दे दूं? क्या नाम दे दिया मैंने इसको? 3F। एक हो गया फियर, एक हो गया फाइट, और एक हो गया फ्लाइट। ये हो गया आपका फ्लाइट। फियर का मतलब डर है, फाइट का मतलब लड़ाई झगड़ा, और फ्लाइट का मतलब दौड़। तो इसे 3F हार्मोन भी बोल दिया जाता है। क्या नाम दे देंगे इसको? 3F हार्मोन। एक इसे हम नाम देते हैं 4S हार्मोन। कौन सा हार्मोन नाम दे देंगे? 4S। मतलब 4S की स्थितियों में भी यह हार्मोन काम करता है। उन सब की मैं बात कर लेता हूं। साल्ट है, सेक्स है, स्ट्रेस है, सॉल्ट। जब भी आप कोई नमकीन स्वाद देखेंगे, एकदम से ऐसे झंझनाहट से होगी, एड्रेनल काम करना शुरू करेगा, एड्रेनलिन स्रावित होगी। सेक्स की स्थिति में जब आप संभोग की प्रक्रिया करते हैं, उस स्थिति में भी एड्रेनलिन स्रावित करता है, एड्रेनल ग्रंथि काम करना शुरू कर देती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जैसे आप तनाव में होते हो, उस स्थिति में भी आपका एड्रेनल काम करना शुरू करता है, एड्रेनलिन स्रावित होता है। शॉक, जब आपको कोई सदमा लगता है, ठेस पहुंचती है, उस स्थिति में भी आपका एड्रेनल स्रावित हो, एड्रेनल काम करेगा, एड्रेनलिन स्रावित होगा। तो इसे 4S हार्मोन या 4S ग्रंथि भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा इस ग्रंथि को शरीर की बुद्धिमान ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम दिया मैंने इसको? बुद्धिमान ग्रंथि, यानी कि विजडम ऑफ लाइफ। विजडम ग्लैंड भी बोल सकते हैं। कौन सी को? एड्रेनल ग्रंथि। तो ये शरीर की बुद्धिमान ग्रंथि हो जाएगी। बताओ क्या दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एड्रेनल का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों इसमें हमारा पार्ट बचता है एक तो अंडाशय का और एक वृषण का। 2 मिनट में हम ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं कंप्लीट। आपका अंतःस्रावी तंत्र कंप्लीटली कवर हो जाएगा। बात करते हैं। एक तो आपकी कौन सी ग्रंथि थी? अंडाशय, ओवेरी। एक आपका था वृषण,
अंडाशय वाली ग्रंथि पाई जाती है किसमें? महिलाओं में। पुरुषों में उपस्थित नहीं होगी ये। और वृषण वाली ग्रंथि पाई जाती है किसमें? पुरुषों में। मतलब ये मेल्स में और ये फीमेल्स में। हम यहाँ मेल पुरुष महिला की बात कर रहे हैं, बाकी सभी प्रकार के जानवरों की। अंडाशय जो ग्रंथि है संख्या में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। स्थिति क्या होती है इसकी? ये उदर गुहा में स्थित होती है। जबकि वृषण ग्रंथि भी संख्या में एक जोड़ी होती है। इनकी स्थिति होती है वृषण कोश में, शरीर से बाहर। वृषण कोश में शरीर से बाहर, मतलब ये शरीर से बाहर स्थित होती है दोनों। ठीक है। दूसरी बात, अंडाशय में अंड निर्माण का प्रक्रम संपन्न होता है, यानी कि काम अंड निर्माण का हो गया, और वृषण का काम होगा शुक्राणु निर्माण का। हार्मोन की बात कर लूं, यहां से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन है ये अलग अलग। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन किया जाता है अंडाशय के द्वारा, जबकि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी बोल दिया जाता है किसको? टेस्टोस्टेरोन को। कई बार ये वाला प्रश्न मुझे देखने को मिला, पिछले जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे वहां कई बार देखने को मिला कि निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन नाम नहीं देगा, एंड्रोजन वहां नाम देगा। तो उस स्थिति में आपको ये एंड्रोजन भी ध्यान रखना है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। काम क्या होगा इनका? अंड निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करना। जबकि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करना। ये इनका काम हो जाएगा अंडाशय का और वृषण का। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, वहां इनका कंप्लीटली वर्क कवर करेंगे हम। आज के लिए अंतःस्रावी तंत्र हमारा होता है कंप्लीट। यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल GS by मनीष सर के साथ। धन्यवाद।